प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत स्पोरोगोनियम के इवोल्यूशन का स्टडी कर रहे हैं। आपके यूनिट 4 में सिलेबस में मॉडर्न ट्रेंड्स या इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन थैलस स्ट्रक्चर एंड स्पोरोगोनियम सिलेबस में है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम के इवोल्यूशन का स्टडी कर रहे हैं कि ब्रायोफाइटा में जो डिफरेंट क्लासेज हैं उसके अलग अलग ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट पाए जाते हैं उसमें किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है। तो इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट है, इससे संबंधित दो थ्योरी है। इससे पहले जैसा कि आप जानते हो कि ब्रायोफाइटा वर्ग में जो स्पोरोफाइट होता है बीजाणु जिसे हिंदी में कहते हैं, ये 2n यानी कि डिप्लॉयड फेज होती है लाइफ साइकिल की, और ये डिपेंडेंट फेज होती है शॉर्ट लाइफ साइकिल उसका होता है, और डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफिटिक फेज है। स्पोरोफाइट न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट और ये डिप्लॉयड फेज होती है। स्पोरोफाइट है वो मुख्य रूप से इसमें 3 भागों में डिवाइड रहता है। एक फुट होता है जिसे हिंदी में पाद कहते हैं, और दूसरा आपके सीटा है, और तीसरा कैप्सूल है। कैप्सूल संपुटिका और सीटा यानी कि उसका उसे सीटा ही लिखते हैं। तो फुट, सीटा और कैप्सूल ये 3 पार्ट होते हैं एक स्पोरोफाइट के, और ये फिर गैमेटोफिटिक जो थैलस है उसके ऊपर न्यूट्रिशनली डिपेंड रहता है। जैसा कि मैं आपको एक चित्र के द्वारा बता देता हूँ। जैसे पॉलीट्राइकम है, तो पॉलीट्राइकम के अंदर ये जैसे पॉलीट्राइकम का गैमेटोफाइट है, ये पॉलीट्राइकम है, ये इसके राइजोइड्स हैं। मॉसिस में राइजोइड्स मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड होते हैं और ऑब्लिक सेक्टर इसमें पाए जाते हैं। तो ये आपके राइजोइड्स हैं, ये इसका एक्सिस है, और ये इसमें लेटरल्स है, लेटरल्स या जो लीफ कहते हैं इसे। और इसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है वो आपके गैमेटोफाइट है। ये गैमेटोफाइट है, सबसे पहले डेवलप होता है स्पोर के जर्मिनेशन से, और स्पोर के जर्मिनेशन से पहले प्रोटोनिमल स्टेज आता है, इसके बाद में ये गैमेटोफाइट बनता है। तो ये गैमेटोफाइट कहलाता है लीफी एंड इरेक्ट। ये जैसे मॉस का है तो लीफी एंड इरेक्ट गैमेटोफाइट कहलाता है। अब इस गैमेटोफाइट के ऊपर इसकी एंथ्रीडियल और आर्चिगोनियल जो ब्रांचेज है, जिसमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होता है। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया वाटर के प्रेजेंस में फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोट का निर्माण करते हैं, और जो जाइगोट है उसमें फर्स्ट डिवीजन ट्रांसफर होता है और एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल बनते हैं। इसके बाद में वर्टिकल डिवीजन से क्वाड्रेंट स्टेज आती है, फिर ऑक्टेंट स्टेज, और इस प्रकार से मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो के अंदर फिर डिफरेंशिएशन होता है, जिसके द्वारा भ्रूण के 2 स्तर बनते हैं। एक एम्फीथिसियम कहलाता है, एम्फीथिसियम, और जिसे बहिस्थिसियम हिंदी में बहिस्थिसियम कहते हैं, और दूसरा होता है एंडोथिसियम, जिसे अंतःस्थिसियम के नाम से जाने जाते हैं। ये एम्ब्रियो के 2 स्तर हैं, इनका डिफरेंशिएशन होता है एम्फीथिसियम और एंडोथिसियम। और ज़्यादातर जो फुट है वो उसका भाग है वो आपके इसमें जो स्टार्ट में जब एपीबेसल और हाइपोबेसल सेल बनता है, तो हाइपोबेसल सेल से जो भी टिश्यू सेल्स बनती है उससे फुट का निर्माण होता है या सीटा का, और एम्फीथिसियम और एंडोथिसियम में इससे कैप्सूल बनता है मोस्टली। और मोस्ट ऑफ केस में एम्फीथिसियम से कैप्सूल की वॉल बनती है और एंडोथिसियम से स्टेराइल टिश्यू या स्पोर का प्रोडक्शन होता है। हालांकि कहीं भी एम्फीथिसियम की इनर लेयर से भी स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है। अब इसमें जो बीजाणुजन उत्तक जिस टिश्यू से बनता है उसके लिए वर्ड आता है आर्किस्पोरियम। ये आर्किस्पोरियम जिसे हिंदी में प्रसूतक कहते हैं, प्रसूतक। ये आर्किस्पोरियम का डिफरेंशिएशन होता है। ये आर्किस्पोरियम जो है ये आगे जाकर के स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है। स्पोरोजिनस टिश्यू यानी बीजाणुजन उत्तक, और बीजाणुजन उत्तक जो है ये डिप्लॉयड होता है, क्योंकि ये जाइगोट से बन रहा है। ये सारा टिश्यू जो है वो डिप्लॉयड है। स्पोरोजिनस टिश्यू की जो जैसे ये डिवाइड करता है माइटोटिकली, तो इसकी जो सबसे लास्ट सेल होती है वो स्पोर मदर सेल कहलाती है। स्पोर मदर सेल ये भी 2n होती है। तो ये स्पोर मदर सेल जो है ये आपके उस कैप्सूल के अंदर पाई जाती है, और ये स्पोरोफिटिक जनरेशन की सबसे अंतिम कोशिका कहलाती है। इसमें मियोसिस होता है और उससे स्पोर का प्रोडक्शन होता है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू बन रहा है
जिस आर्किस्पोरियम से बनता है ये भ्रूण के किस स्तर से बन रहा है कि एंडोथीसियम से बन रहा है या एम्फीथीसियम से, या एंडोथीसियम और एम्फीथीसियम संपूर्ण एंडोथीसियम से बन रहा है या उसका कुछ आउटर लेयर से बन रहा है या एम्फीथीसियम की इनर लेयर से, ये अपन अलग अलग सभी में एम्ब्रियो ब्रायोफाइटा में देखेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद में जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और एंडोथीसियम और एम्फीथीसियम का डिफरेंशिएशन होता है, फूट का निर्माण होता है, सीटा स्टार्ट में रिड्यूस होता है और फूट है वो आपके आर्चिगोनियल जो ब्रांच होती है उसमें धंसा रहता है, क्योंकि ये एम्ब्रियो है वो आर्चिगोनिया का जो वेंटर है जिसमें एग है वो फर्टिलाइज हो रहा है, तो वहीं से ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। और इस प्रकार आप देखोगे कि उसमें से ये जैसे कैप्सूल के अंदर स्पोर का मैच्योरेशन होता है तो जो सीटा है उसकी सेल्स का इलोंगेशन होता है और कैप्सूल को पुश करता है। तो आपको इस गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर यहाँ पे आर्चिगोनियल जो ब्रांच है वहां से एक ये स्पोरोगोनियम का निर्माण, स्पोरोगोनियम दिखेगा, ये इसमें जैसे ओपर्कुलम है और ये इसका कैप्सूल है, ये अपने पॉलीट्राइकम का डायग्राम है, ये पॉलीट्राइकम, ये हम आपको प्रैक्टिकल में देते हैं स्लाइड के रूप में स्पॉटिंग में। तो पॉलीट्राइकम के है स्पोरोगोनियम और गैमेटोफाइट, तो इस प्रकार से ये होता है और ये उसका कैप्सूल है, ये इसका सीटा है और फूट है वो धंसा रहता है, ये फूट है आर्चिगोनियल ब्रांच में। अब ये जो इतना प्लांट है ना ये जिसमें फूट सीटा कैप्सूल है ये इसका स्पोरोगोनियम है, ये स्पोरोगोनियम है। तो स्पोरोगोनियम का डेवलपमेंट जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और जैसे ही स्पोरोगोनियम डेवलप होता है कैप्सूल का निर्माण होता है और उसमें जैसे स्पोर का प्रोडक्शन होता है तो ज़्यादातर मॉसेस के अंदर एक विशेष प्रकार की विधि होती है, जैसे कि पॉलीट्राइकम में सेंसर मैकेनिज्म होता है, स्फेग्नम में एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म होता है, इसके द्वारा स्पोर का डिस्पर्सल होता है। और ये इसके जैसे पॉलीट्राइकम में इसमें ये ओपर्कुलम है, प्रच्छद है, इसके हटने के बाद अंदर की ओर पेरिस्टोमटिक होते हैं परिमुख तंत्र, ये मॉसेस में पाए जाते हैं, स्फेग्नम में नहीं होते, बाकी फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम इसमें पाए जाते हैं। और इसके थ्रू जो है वो स्पोर है वो आसपास की सॉइल और रॉक सरफेस पे गिरते हैं और स्पोर की जर्मिनेशन से पहले प्रोटोनमल स्टेज आती है और प्रोटोनिमा से प्राइमरी प्रोटोनिमा फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा और उससे फिर वापस ये प्लांट आपके बनेगा गैमेटोफाइट। इस प्रकार से लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो जो प्लांट अपन को नेचर में दिखाई देता है कि जहाँ स्पोरोफिटिक फेज को आपको देखना है कि ये गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर ही आपको दिखाई देगा और ये शॉर्ट पीरियड का होता है, जबकि गैमेटोफिटिक डोमिनेंट फेज है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है और ये क्या है डिप्लॉइड है। तो ये आपके कहलाता है स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन सभी ब्रायोफाइटा में ऐसी संरचना नहीं होती है, जैसे हिपेटिकोप्सिडा और एंथोसिरोटोप्सिडा में थैलॉइड जो थैलॉइड प्लांट बॉडी है वो डॉर्सिवेंट्रल होती है, उस केस में स्पोरोफाइट या तो थैलस में धंसा रहता है या फिर वो आपके अलग अलग संरचना के रूप में दिखाई देता है। जैसे मार्केंसिया में है तो वो पेल्टेड डिस्क होती है, आर्चिगोनियल जो पूरी पेल्टेड डिस्क है उसमें हैंगिंग पोजीशन में आपके स्पोरोफाइट पाए जाते हैं। तो और हॉर्नवर्ट जैसे एंथोसिरोस है तो वहाँ पे थैलस से एक हॉर्नी स्ट्रक्चर के रूप में सिलिंड्रिकल स्पोरोफाइट है वो आपको दिखाई देता है। तो इस अब अपन बात करते हैं कि इससे रिलेटेड थ्योरीज कौन सी है। तो इसमें पहली थ्योरी जो दी गई थी वो है थ्योरी ऑफ स्टेरिलाइजेशन, थ्योरी ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ये थ्योरी ऑफ स्टेरिलाइजेशन है, इसे बंधीकरण का सिद्धांत कहते हैं, बंधीकरण का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन है वो बोवर्स 1908 बोवर्स ने किया था और ये सपोर्टेड की गई थी, बोवर्स के द्वारा उसका प्रतिपादन किया गया था। और केवर्स और कैंपबेल, केवर्स एंड कैंपबेल इनके द्वारा उसको सपोर्ट किया गया था। तो ये इनके द्वारा थ्योरी दी गई थी, थ्योरी ऑफ स्टेरिलाइजेशन या उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन या थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये बंधीकरण का सिद्धांत है। और दूसरी जो थ्योरी है जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव रिडक्शन और सिंप्लीफिकेशन, ये दूसरी जिसे सरलीकरण का सिद्धांत कहते हैं, सरलीकरण का सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव रिडक्शन और सिंप्लीफिकेशन, यानी स्पोरोफिटिक जो टिश्यू है उसमें रिडक्शन हुआ और सिंप्लीफिकेशन हुआ, उसके द्वारा ये थ्योरी
दी गई है सरलीकरण का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन जो है वो आपके चार्ल्स इवांस के द्वारा किया गया 1919 के अंदर। अब इसमें देखिए थ्योरी ऑफ स्टेरिलाइजेशन, इस थ्योरी के अनुसार ये माना जाता है कि ब्रायोफाइटा में रिक्शिया जैसे सबसे सिंपल जो ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोगोनियम माना जाता है वो रिक्शिया है। अर्थात चूंकि रिक्शिया के स्पोरोफाइट में ओनली कैप्सूल पाया जाता है, ओनली कैप्सूल यानी कि केवल संपुटिका पाई जाती है, फूट और सीटा एब्सेंट होते हैं। इसलिए सबसे सिंपल जो स्पोरोफाइट होता है स्पोरोगोनियम वो रिक्शिया में पाया जाता है जहाँ केवल कैप्सूल पाया जाता है। और साथ ही रिक्शिया में स्पोर का प्रोडक्शन जो होता है, स्पोर का प्रोडक्शन जो है वो एंडोथीसियम से होता है। भ्रूण का जो स्तर है एंडोथीसियम, अंतःस्थिसियम, संपूर्ण एंडोथीसियम स्पोर का प्रोडक्शन करता है, जबकि एंटीथीसियम है वो सिंगल लेयर जैकेट का फॉर्मेशन करता है। तो एम्फीथीसियम से सिंगल लेयर जैकेट बनेगी और संपूर्ण एंडोथीसियम है वो स्पोर का प्रोडक्शन करेगा। यहाँ पे कहीं भी स्टेराइल टिश्यू है वो एंडोथीसियम से नहीं बन रहा है। इसका मतलब है सबसे प्रिमिटिव इसको माना गया है। और उसके बाद में डिफरेंट ब्रायोफाइट है और वो अपन आगे देखेंगे। और सबसे एडवांस जो ब्रायोफाइट है वो आपके मॉसेज है, मॉस ब्रायोफाइट है, जैसे कि पॉलीट्राइकम है, ये आपको चित्र के द्वारा आपने बताया पॉलीट्राइकम। इसी प्रकार से फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया का नाम सुना होगा, इंपॉर्टेंट मॉस है, और पोगोनेटम है। तो सबसे जो कॉम्प्लेक्स या एडवांस टाइप का जो स्पोरोगोनियम माना जाता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो है पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया या पोगोनेटम, क्योंकि इनके स्पोरोगोनियम के अंदर अपन देखेंगे स्टेरिलिटी की बात करेंगे कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो मॉस के स्पोरोगोनियम के अंदर स्टेरिलिटी है वो बढ़ गई, यानी कि यहाँ का फुट सीटा तो पूरा स्टेरिलाइज है ही है। इसके अलावा जो कैप्सूल है उसमें कैप्सूल की वॉल इन प्लांट में फूट सीटा जो है और कैप्सूल ये तीनों पाए जाते हैं। तो फूट सीटा के अलावा अगर अपन कैप्सूल की बात करते हैं तो यहाँ पे कैप्सूल की वॉल वो स्टेरिलाइज है। इसके बाद में इसमें कोलुमेला, सेंटर में कोलुमेला पाया जाता है, ये स्टेराइल है। इसके बाद में एपोफाइसिस पाया जाता है जो कि स्टेराइल है। ओपर्कुलम पाया जाता है, प्रच्छद जो कि स्टेराइल है। और पेरिस्टोमटिक पाए जाते हैं, पेरिस्टोम, परिमुखदंत, ये सब स्टेराइल टिश्यू के नाम है। कैप्सूल वॉल, कोलुमेला, एपोफाइसिस, ओपर्कुलम और पेरिस्टोमटिक, ये इतनी सारी स्टेरिलिटीज में बड़ी है। तो ये सबसे एडवांस टाइप का स्पोरोगोनियम माना गया है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो थ्योरी ऑफ स्टेरिलाइजेशन है इसके अंदर किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ। तो यहाँ पे अपन जितने भी ब्रायोफाइट है अलग अलग क्लास या अलग अलग ऑर्डर्स के अंदर अपन उदाहरण से देखेंगे कि सबसे एडवांस और सबसे प्रिमिटिव और एडवांस और बीच वाले कौन कौन से ब्रायोफाइट है जिसके अंदर स्पोरोगोनियम के अंदर इवोल्यूशन देखा गया। तो इस संपूर्ण थ्योरी के स्टडी के लिए अपन उसको 8 स्टेज में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट, इससे पहले हमने आपको ये बताया कि ब्रायोफाइटा में फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बन रहा है इसमें फर्स्ट डिवीजन है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। हालांकि जो एंथोसेरोटॉप्सिडा के मेंबर है उसमें फर्स्ट डिवीजन वर्टिकल होता है, बाकी सभी में ट्रांसफर होता है। और सेकंड आपके वर्टिकल होता है जिससे आपके क्वाड्रेट स्टेज आती है, चतुष्क बनता है और डिप्लॉयड। इसके बाद में फिर और डिवीजन होते हैं और ऑक्टेंट स्टेज आती है, अष्टांग। और इसके बाद में फिर परिणतिक और अपनतिक विभाजन के द्वारा भ्रूण का एम्ब्रियो बनता है मल्टीसेलुलर, और फिर उसकी कोशिकाओं में विभेदन होता है, डिफरेंशिएशन होता है और एंडोथीसियम और एम्फीथीसियम का निर्माण होता है। तो ये सभी के अंदर होता है और उसके बाद में मैच्योर स्पोरोगोनियम का निर्माण होता है। तो ये जनरल प्रोसेस के बाद में अब अपन बात करेंगे कि स्टेज फर्स्ट जो होती है उसमें स्पोरोगोनियम किसमें पाया जाता है। वो सबसे प्रिमिटिव है रिक्शिया के अंदर। यहाँ पे केवल कैप्सूल है, यहाँ पे स्पोरोफाइट में क्या है, ओनली कैप्सूल है। इसके बाद में फिर स्टेज सेकंड की बात करते हैं, रिक्शिया में ओनली कैप्सूल है और एंडोथीसियम जो है, टोटल एंडोथीसियम स्पोर का प्रोडक्शन कर रहा है। यहाँ पे नो स्टेराइल सेल्स, ये सबसे पहली बात होगी। सेकंड जो है इसमें एक चीज और देखना है, रिक्शिया के अंदर जो केवल कैप्सूल है इसमें हमने आपको पहले डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया था। रिक्शिया का एक सिंपल आप डायग्राम बनाते हो, रिक्शिया का कैप्सूल है और इसमें सिंगल लेयर इसकी जैकेट पाई जाती है, ये सिंगल लेयर जैकेट है। जैसे स्पोर
ये सिंगल लेयर जैकेट है वो डीजनरेट हो जाती है, तो उस केस में डीजनरेटेड जैकेट बनाते हैं। इसके चारों तरफ ये जो कवरिंग है उसको कैलिप्ट्रा कहते हैं, कैलिप्ट्रा, ये कैलिप्ट्रा है। और ये डीजनरेटिंग कैप्सूल वॉल, ये क्या होती है, सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर है। इसके बाद में जो ये किससे बनता है, आपका कैप्सूल वॉल बनती है एम्फीथीसियम से। अब जो एंडोथीसियम है वो संपूर्ण एंडोथीसियम मियोसिस के द्वारा एंडोथीसियम की सेल्स स्पोर मदर सेल बनाती है और स्पोरोजेनिक टिश्यू, इसके बाद स्पोर मदर सेल और इसमें मियोसिस के द्वारा स्पोर टेट्राड का निर्माण होते हैं। ये सारे क्या है, स्पोर टेट्राड है, ये स्पोर टेट्राड है। और ये जो स्पोरोफाइट है जिसमें केवल कैप्सूल है, ये आपके थैलस में धसा रहता है। तो नीचे आपको थैलस का कुछ पार्ट भी आपको बनाना है, ये आर्चिगोनियम की रिमेनिंग पार्ट है, तो ये थैलस में धसा रहता है। और रिक्शिया में यहाँ पे कोई भी स्पोर के डिस्पर्सल की मैकेनिज्म नहीं है, और जब थैलस का डिके होता है उसके बाद ही स्पोर है वो फ्री होते हैं सॉइल में और फिर जर्मिनेट होते हैं। तो ये हम आपको प्रैक्टिकल में स्लाइड के द्वारा भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये रिक्शिया की बात होगी जिसमें संपूर्ण एंडोथीसियम है वो क्या बनाता है, स्पोर टेट्राड बनाता है और एम्फीथीसियम से सिंगल लेयर जैकेट बनती है। अब अपन इसमें बात करते हैं कि रिक्शिया जैसे जो ब्रायोफाइट है वहां से स्टेरिलिटी कहां से स्टार्ट हुई, स्पोरोफाइट में, तो वो स्टेरिलिटी स्टार्ट होती है एक रिक्शिया की प्रजाति है रिक्शिया क्रिस्टेलाइना। रिक्शिया क्रिस्टेलाइना ये वेरी लो टेम्परेचर में पाई जाती है और इस प्रजाति में कैप्सूल के अंदर स्पोर के साथ साथ कुछ स्टेराइल सेल्स देखी गई है और उनका नाम है नर्स सेल्स। नर्स सेल्स इसलिए नाम है क्योंकि इसका कार्य है वो न्यूट्रिशन से संबंधित है। ये कुछ अबॉर्टिव सेल्स है या स्टेराइल सेल्स है जो स्पोर नहीं बना रही है, कुछ स्पोर मदर सेल है वो स्पोर में बना करके नर्स सेल्स बनाती है। तो ये जो नर्स सेल्स जो होती है जो रिक्शिया क्रिस्टेलाइना में पाई जाती है, ये ही ब्रायोफाइटा में आपके स्टेरिलिटी की शुरुआत मानते हैं। और आगे के जो ब्रायोफाइट है जैसे पेलिया है, आपके प्लेजियोकेजमा है, मार्केंसिया है, जिसके अंदर इलेटर्स पाए जाते हैं। एक अपन आगे पढ़ेंगे इलेटर्स, इलेटर्स को हिंदी में इलेटर्स ही लिखते हैं। तो इलेटर्स जो होते हैं जो कि स्पोर डिस्पर्सल में सहायक होते हैं, तो इलेटर्स के प्रोजेनिटर के रूप में नर्स सेल्स को देखा जाता है। ये एक शुरुआत मानी जाती है नर्स सेल्स की। तो ये रिक्शिया की बात हुई। अब सेकंड स्टेज के अंदर जो ब्रायोफाइट है वो कॉर्सिनिया होता है। कॉर्सिनिया जो होता है, इस कॉर्सिनिया के अंदर आपके फुट और रिड्यूस्ड सीटा, कॉर्सिनिया में फुट रिड्यूस्ड सीटा है वो आपके पाया जाता है। और कैप्सूल जो होता है उस कैप्सूल के अंदर सिंगल लेयर जैकेट पाई जाती है रिक्शिया की तरफ और एंडोथीसियम से स्पोर के साथ साथ नर्स सेल्स यहाँ भी पाई जाती हैं। लेकिन कॉर्सिनिया में नर्स सेल्स की संख्या रिक्शिया क्रिस्टेलाइना से अधिक होती है, यानी कि यहाँ स्टेरिलिटी थोड़ी और बढ़ गई, इवोल्यूशन देखने को मिलता है। और साथ में सीटा का ओरिजिन होता है, सॉरी यहाँ पे सीटा नहीं है, फुट और कैप्सूल ही है। यहाँ पे सीटा नहीं लिखोगे, फुट और आपके केवल कैप्सूल ही है। तो फुट और रिक्शिया में केवल कैप्सूल है, यहाँ पे फुट और कैप्सूल है। इसके साथ साथ नर्स सेल्स की संख्या बढ़ जाती है और सिंगल लेयर जैकेट। स्टेज थर्ड जो है जिसके अंतर्गत अपन स्पिरोकार्पस को देखेंगे। स्पिरोकार्पस जो होता है इसके अंदर आपके फुट रिड्यूस्ड सीटा और कैप्सूल पाया जाता है, जिसके अंतर्गत कैप्सूल में सिंगल लेयर कैप्सूल वॉल और इसके साथ साथ इसमें भी आपके नर्स सेल्स है वो पाई जाती है। यानी स्पिरोकार्पस में नर्स सेल्स के अलावा यहाँ पे एक रिड्यूस्ड सीटा का इवोल्यूशन हुआ है, तो स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ गई। स्टेज 4 स्पिरोकार्पस के बाद में फिर बात आती है टार्जियोनिया। टार्जियोनिया के अंदर देखोगे कि यहाँ पे फुट और मैसिव सीटा, फुट और मैसिव सीटा यानी सीटा अधिक मात्रा में बन गया है। जो रिड्यूस था वो मैसिव सीटा, फुट। इसके अलावा जो कैप्सूल है उसमें सिंगल लेयर कैप्सूल की वॉल और इसके अलावा इसमें स्पोर्स और साथ साथ इसमें आपके इलेक्ट्रस भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैसिव सीटा बन गया। स्टेज 5 टार्जियोनिया के बाद में फिर आती है बात मार्केंसिया की। अब अपन मार्केंसिया में बात करते हैं। देखिए मार्केंसिया में फुट, सीटा और कैप्सूल ये तीनों स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं और मार्केंसिया का स्पोरोफाइट हैंगिंग पोजीशन में पाया जाता है, फुट और सीटा और कैप्सूल। अब मार्केंसिया में भी कैप्सूल की वॉल तो सिंगल लेयर्ड ही है,
लेकिन मार्केसिया के अंदर जो एंडोथीसियम है वो 50% स्पोर का प्रोडक्शन करता है, यानी एंडोथीसियम में स्पोरोजेनस टिश्यू है वो 50% स्पोर मदर सेल बनाती है और 50% अप्रोक्सीमेटली 50% इलेटर मदर सेल बनाती है। तो यहाँ पे मार्केसिया के एंडोथीसियम में अप्रोक्सीमेटली 50% स्पोर मदर सेल जिसमें मियोसिस से स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है और रिमेनिंग 50% जो सेल्स है वो आपके इलेटर्स का निर्माण करती हैं। अब मार्केसिया में ट्रू इलेटर्स पाए जाते हैं। इलेटर्स की संरचना आप देखिए, इलेटर्स एक स्पाइरल सेल स्ट्रक्चर है और ये स्टेरॉइड सेल है। अब ट्रू इलेटर्स में क्या होता है, इसके अंदर थिकनिंग बैंड पाए जाते हैं, इसे अपन थिकनिंग बैंड्स कहते हैं और इन थिकनिंग बैंड्स के कारण ये इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, आर्द्रता ग्राही, जो कि बीजाणुओं के प्रकीर्णन में सहायक होता है और ये कॉइल्ड होता है, इसके बाद में ये स्ट्रेट हो जाता है। तो ये ट्रू इलेटर्स है। तो मार्केसिया के कैप्सूल में 50% इलेटर्स पाए जाते हैं और 50% आपके स्पोर्स पाए जाते हैं। यहाँ पे स्टेरिलिटी और ज्यादा देखने को मिलती है। स्टेज 6 ये आएगी आपके पेलिया जंगर मेनियलीज ऑर्डर के अंदर, हेपेटिकोप्सिडिया में जंगर मेनियलीज ऑर्डर में पेलिया आपको पढ़ना है, पोरेला। तो पेलिया का जब स्पोरोफाइट पढ़ते हैं तो पेलिया के स्पोरोफाइट में भी फूट सीटा कैप्सूल स्पष्ट पाए जाते हैं, लेकिन पेलिया में कैप्सूल तो यहाँ पे देखिए मार्केसिया तक कैप्सूल की वॉल सिंगल लेयर है, लेकिन पेलिया में 2 to 3 लेयर कैप्सूल वॉल होती है। इसके अलावा और जो कि एम्फीथीसियम से बनती है, इसके अलावा जो एंडोथीसियम से क्या बनता है, स्पोरोजिनस टिश्यू बनते हैं और स्पोरोजिनस टिश्यू के बाद में इलेटर्स बनते हैं जो कि मार्केसिया के समान है। अब यहाँ पे कैप्सूल का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वहां पे कुछ फिक्स्ड सेल्स, स्टेरल सेल्स पाई जाती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोर्स कहते हैं, इसे इलेक्ट्रोफोर्स कहते हैं। तो पेलिया में इलेटर्स के साथ साथ इलेक्ट्रोफोर भी देखने को मिलता है। अगर पेलिया के आपको स्पोरोगोनियम का आप डायग्राम बनाओगे, ये फुट है, कैप्सूल है और ये 2 to 3 लेयर, इसमें 2 इस तरीके आपको कैप्सूल की वॉल बनानी है और ये आपके स्पोर टेट्राड है पेलिया में, लेकिन यहाँ पे ये इलेटर्स है और इलेटर्स के साथ साथ यहाँ बेस में कुछ फिक्स्ड स्टेरल सेल्स पाई जाती है जिसे इलेक्ट्रोफोर, ये इलेटर्स और ये आपके स्पोर्स है, स्पोर टेट्राड और ये कैप्सूल वॉल जो 2 लेयर या 3 लेयर की। तो ये आपका पेलिया के अंदर स्टेरिलिटी और भी उसमें इवोल्यूशन हुआ है। स्टेज नेक्स्ट आती है स्टेज 7। स्टेज 7 जो है वो आपको देखने को मिलती है एंथोसिरोटॉप्सिडा, जिसके अंदर एंथोसिरोस और नोटोथिलस के अंदर, एंथोसिरोस एंड नोटोथिलस आपके सिलेबस में एंथोसिरोस है। देखिए एंथोसिरोस के अंदर स्पोरोफाइट जो होता है वो आपके फुट यानी पाद सीटा की जगह एंथोसिरोस में मेरिस्टेम पाया जाता है। तो फुट मेरिस्टेम को विभज्योतक कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विभज्योतक। फुट यानी पाद, विभज्योतक सीटा की जगह, और इसमें जो कैप्सूल होता है वो वास्तव में सिलिंड्रिकल होता है और मैच्योर होने के बाद हॉर्नी हो जाता है, सिंह के आकार का, इसीलिए इसे हॉर्नवर्ड कहते हैं और सिलिंड्रिकल होता है। अब इसमें हम अगर कैप्सूल की बात करते हैं तो कैप्सूल जो होता है आपके एंथोसिरोस का, इसमें कैप्सूल वॉल जो होती है वो आपके 4 to 6 लेयर कैप्सूल वॉल होती है। तो कैप्सूल की भित्ति है वो बहुपर्ती हो गई। इसके अलावा आउटर जो वॉल है इसके अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा का मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल सेल्स है जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है, इसके अलावा जिसके द्वारा आपके फूड का सिंथेसिस हो रहा है। इसका मतलब एंथोसिरोस में स्पोरोफाइट है वो केवल गैमेटोफाइट पे न्यूट्रिशन और वाटर के लिए है, यानी कि फूड ये वो खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं क्योंकि अर्ली स्टेज में ग्रीन होता है। इसके अलावा इसके अंदर क्लोरोफिल सेल्स और स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब इसके सेंटर में, कैप्सूल के सेंटर में आपके क्या पाया जाता है, सेंट्रल कोलुमेला। ये जो एक कोलुमेला, सेंट्रल कोलुमेला, ये स्टेराइल टिश्यू है जो कि स्पोर के ट्विस्टिंग में और इसके श्रिंक होने से स्पोर जो सिलिंड्रिकल कैप्सूल है वो ट्विस्ट होता है, साथ में ये वाटर न्यूट्रिएंट का कंडक्शन करते हैं। तो ये कोलुमेला जो है वो आपके 16 वर्टिकल रो ऑफ सेल्स का बना होता है। एंथोसिरोस का कैप्सूल में कोलुम में 16 वर्टिकल सेल्स का बना होता है सेंटर में, और उसके आपके कोलुमेला जो एंडोथीसियम है वो कोलुमेला बना रहा है और एम्फीथीसियम की इनर लेयर जो है, एम्फीथीसियम के
आउटर लेयर से कैप्सूल वॉल और एम्फीथीसियम की इनर लेयर जो है इससे स्पोर सेट बनता है। अब इसमें कोलुमेला के ऊपर एक डोम के आकार का इसमें आर्किस्पोरियम पाया जाता है प्रप्रस्तुत। ये आर्किस्पोरियम आगे जाकर के स्पोर टेट्राड यहाँ पे बनाता है। तो ऊपर का जो भाग है यहाँ पे आपको स्पोर टेट्राड बनाने हैं। ये मेरिस्टेम का ये फुट है और ये स्पोर टेट्राड है। अब यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू जो आर्किस्पोरियम से बन रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर दो प्रकार के स्पोर टेट्राड बनते हैं मियोसिस से, और इसके साथ साथ कुछ सेल्स जो होती हैं जो स्टेराइल रहती हैं, और इसमें ये सेल्स 2 to 3 सेल्स 2 या 3 सेल्स आपस में जुड़ करके ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं। 2 to 3 सेल्ड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर जिसमें किसी भी प्रकार के थिकनिंग बैंड्स नहीं पाए जाते हैं। देयर आर नो थिकनिंग बैंड्स फाउंड इन इलेक्ट्रस ऑफ एंथोसिरोस, और इसको कहते हैं सूडो इलेक्ट्रस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, और ये परीक्षा में पूछा जाता है इलेक्ट्रस और सूडो इलेक्ट्रस में क्या डिफरेंस है। तो ट्रू इलेक्ट्रस जैसे मार्केशियम पाए जाते हैं जिसमें थिकनिंग बैंड्स होते हैं और ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, जबकि सूडो इलेक्ट्रस जो कि एंथोसिरोस में पाए जाते हैं उनके अंदर ये केवल ब्रांच्ड सेल्स है, स्टेराइल सेल्स है, इसमें थिकनिंग बैंड्स नहीं पाए जाते, इसे सूडो इलेक्ट्रस कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। और सबसे लास्ट में स्टेज अगर अपन 8 की बात करते हैं, स्टेज 8 की बात करते हैं जो कि मॉस के अंदर पाए जाते हैं, मॉस ब्रायोफाइट। मॉस ब्रायोफाइट में भी अगर अपन स्फेग्नम की बात करते हैं, स्फेग्नोब्राया में स्फेग्नम, तो स्फेग्नम के अंदर आपको स्पोरोफाइट, अगर मैं स्फेग्नम की बात करता हूँ, स्फेग्नम का स्पोरोफाइट जो होता है जिसमें फुट होता है और सीटा हाईली रिड्यूस्ड होते हैं, और कैप्सूल जो होता है वो उसमें पाया जाता है, और कैप्सूल में ओपर्कुलम तो होता है लेकिन नो पेरिस्टोम टिप। स्फेग्नम में पेरिस्टोम टिप नहीं पाए जाते हैं, जबकि इसमें सीटा भी हाईली रिड्यूस्ड होते हैं, और सीटा को कैप्सूल को पुश करने के लिए आर्चिगोनियम जो ब्रांच है उसका इलोंगेशन होता है, जो कि आपको सीटा जैसा दिखता है लेकिन वास्तव में वो सीटा नहीं होता है। और ये कैप्सूल जो है वो आपके ये इस प्रकार से स्पोरोफाइट है, ये आपका आर्किस्पोरियम है, ये ओपर्कुलम है, ये कैप्सूल है, और ये फुट है, ये सीटा रिड्यूस है। ये जो आर्चिगोनियम ब्रांच के ऊपर जो दिखाई दे रहा है इसका ये आर्चिगोनियम ब्रांच का भाग इसे कहते हैं सूडोपोडियम। क्या कहते हैं? सूडोपोडियम, आवासिक पाद कहते हैं, जबकि ये स्पोरोफाइट का भाग नहीं है, आर्चिगोनियम का है। तो यहाँ पे अगेन जो है आप देखोगे कि यहाँ पे ओपर्कुलम जैसी संरचना डेवलप हो गई, इसके अलावा रूडिमेंट स्टोमेटा भी इसमें देखने को मिलता है। अब अपन बात करते हैं एडवांस मॉस की, जिसमें पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया और पोगोनेटम है। उनके अंदर हमने जैसे बताया कि इसके अंदर कैप्सूल जो है, कैप्सूल के अंदर जब अपन देखते हैं तो कैप्सूल के अंदर ओपर्कुलम है, पैराफाइसिस है, इसके अलावा आपके पेरिस्टोम टिथ है, ओपर्कुलम, पैराफाइसिस, पेरिस्टोम टिथ, कैप्सूल वॉल और कोलुमेला, ये सारी संरचनाएं स्टेरिलिटी बढ़ जाती है। और कोलुमेला और कैप्सूल वॉल, और यहाँ पे एंडोथेलियम की बाहरी जो परत है जिससे ट्रेबेकुली बनती है और उसमें स्पोर सैक पाए जाते हैं, और उसमें एक आउटर एयर चैम्बर और एक इनर एयर चैम्बर बनता है, और उसके बीच में स्पोर का सेक पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो फर्टाइल टिश्यू है वो हाईली रिड्यूस्ड है, और स्टेराइल टिश्यू जो है कैप्सूल में वो अलग अलग रूप में उसमें एडवांस लेवल में पहुंच जाता है, और पेरिस्टोम टिप के द्वारा ओपर्कुलम के हटने के बाद स्पोर का डिस्पर्सन होता है। तो ये आपके स्टेरिलाइजेशन की थ्योरी है जो कि आपके बॉवर्स ने बताई थी। और इसके बाद में जब अपन बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव सिंप्लीफिकेशन या रिडक्शन की, जो कि चर्च इवांस के द्वारा दी गई थी, और उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो लीफी इरेक्ट जो गैमेटोफोर है आपके जो पॉलीट्राइकम, पोगोनेटम या फ्यूनेरिया है, जिसके अंतर्गत स्टेरलाइट टिश्यू ज़्यादा पाया जाता है, ये सबसे प्रिमिटिव उन्होंने माना, और उसके अंदर धीरे धीरे स्टेरिलिटी की रिडक्शन हुआ, सिंप्लिसिटी आ गई, और इस प्रकार से रिक्शिया जैसे जो आपके जो ब्रायोफाइट है जिसमें केवल कैप्सूल पाया जाता है और जिसके अंदर फर्टाइल टिश्यू ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उसके द्वारा ये सबसे एडवांस माना जाता है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिक्शिया जैसे ब्रायोफाइट जिसमें केवल कैप्सूल पाया जाता है वो सबसे एडवांस माना जाता है, और मॉस जैसे प्रिमिटिव जो ब्रायोफाइट है जो कि लिफी है, इरेक्ट है, जिसमें स्टेलाइट टिश्यू ज़्यादा है, उसके थ्रू एंथोसेरोटॉप्सिडा और इसके उसका इवोल्यूशन है वो माना गया है। तो ये आपके स्पोरोगोनियम का इवोल्यूशन है ब्रायोफाइटा में, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन
थैलस स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन यानी कि गैमेटोफाइट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।